Good morning, all of you. So today we are going to read 9th अक्टूबर का द हिंदू और इसमें एक आर्टिकल निकला है इन्फिनाइट बॉक्सेस जो कि केमिस्ट्री के ऊपर है, जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। उस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को, ये है क्या। थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री की नॉलेज का यूज़ करना है और समझना है कि ऐसी क्या डिस्कवरी हुई इस सब्जेक्ट में कि उनको केमिस्ट्री का नोबेल मिला, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसको हम पढ़ते हैं, पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं। सो इट वुड नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट टू से दैट मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हैव रीडिफाइंड व्हाट मटेरियल कैन डू फॉर सोसाइटी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है ये कहना कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो कि एक डिस्कवरी है वो उसने सोसाइटी को मटेरियल यानी कि जो डिस्कवरीज़ हैं नई नई चीज़ों की, जो इनोवेशंस हैं नई नई चीज़ों में, इनोवेशंस कि कोई आज मान लीजिए कोई कार आज पेट्रोल से चलती है, तो कल को इनोवेशन हुआ कि कार बैटरी से चल रही है, ईवी से चल रही है, तो इसने सोसाइटी पे इम्पैक्ट किया मटेरियल ने उसी तरीके से कि इट वुड नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट। ये कहना गलत नहीं है, या हम ये कोई हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ने इस बात को फिर से पुनः परिभाषित कर दिया है, रीडिफाइंड कर दिया है कि मटेरियल्स यानी कि जो वस्तुएं हैं वो समाज के लिए क्या कर सकती। भाई हमने कई बार देखा है कई सारी चीज़ें सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं। बहुत सारी इनोवेशन है, लाइट की डिस्कवरी है या किसी भी चीज़ की डिस्कवरी है, उसने सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट किया। कुछ डिस्कवरीज ने पूरे सोसाइटी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, जैसे रेडियो एक्टिविटी था। तो उसी तरह से मटेरियल्स, जैसे प्लास्टिक ने बहुत रिवोल्यूशन लाया, तो मटेरियल्स क्या कर सकता है, इसको सोसाइटी को फिर से रीडिफाइन किया है एक इसी तरीके की रिवोल्यूशनरी मटेरियल है जिसका नाम है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। अब ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है क्या? दीज पोरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट फ्रॉम मेटल आयंस coordinated with organic linker molecules and offer gigantic amounts of internal surface area। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहना चाह रहे हैं कि these porous crystalline structures, पोरस का मतलब होता है ऐसा कोई मटेरियल जिसके अंदर छोटे छोटे छेद बने होते हैं, छोटे छोटे, जहाँ से पानी, हवा या और भी जो फ्लूइड्स हैं वो जा सकते हैं। पोरस हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा पत्तियों में, जहाँ से आप देखते होंगे ओस, जहाँ पे ओस पड़ी रहती है फोटोसिंथेसिस की वजह से, उन स्टोमेटास, वो जो स्टोमेटास हैं वो पोरस छेद हैं छोटे छोटे पत्तियों पे। तो उसी तरीके से दिस पोरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेटेडली अरेंज्ड है उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेटल आयन से बने हैं जी। जैसे मान लो कोई मेटल ले लिया, कॉपर आयन ले लिया, उसको कैसे उन्होंने किसी ऑर्गेनिक लिंकर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट, बड़े अमाउंट, जाइगेंटिक मतलब बड़े अमाउंट ऑफ इंटरनल सरफेस एरिया बन जाता है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी अल्केन का एक पूरा ग्रुप ले लिए, और अल्केन का ग्रुप लेने के बाद उसको कॉपर के आयन से जोड़ दिए, तो वो ऐसा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया है, हिडन सरफेस एरिया है। जो अब ये काम कैसे आएगा कि सोसाइटी के लिए क्यों बेनिफिशियल है कि इसके अंदर जो पोरस है या इसके कैरेक्टर जो है, ये एक क्रिस्टल पोरस है जो, और ये इसके अंदर ह्यूज सरफेस एरिया है। इसका हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। देयर कैविटीज़ का मतलब खाली स्थान, देयर कैविटीज़ कैन टर्न टू ट्रैप ग्रीन हाउसेस। अब ये जो पोरस स्ट्रक्चर बना क्रिस्टल का, जिसके अंदर मेटल और ऑर्गेनिक लिंकर मॉलिक्यूल की वजह से एक बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट हुआ, ये काम ऐसे आ रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप कर सकता है अपने अंदर। ये फ़ायदा हुआ। ट्रैप ग्रीन गैसेस हार्वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एयर। तो इतना पोरस है, छोटे छोटे छेद हैं कि एयर बाहर से आएगा अंदर और वो वाटर बन सकता है। तो वाटर स्कार्सिटी को दूर कर सकता है और क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा इफ़ेक्टिविटी इसकी दिख रही है।
आगे देखते हैं। एंड स्टोर हाइड्रोजन और मीथेन एज ए क्लीन फ्यूल। ये हाइड्रोजन और मीथेन को भी स्टोर कर सकता है। मतलब हमने ये देखा कि जो इसके अंदर इंटरनल सरफेस एरिया बन रहा है उसके यूजेस ये हैं। हार्वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, ट्रैप ग्रीन हाउस गैसेज, स्टोर हाइड्रोजन और मीथेन एज क्लीन फ्यूल्स। तो जब ये बड़े लेवल पे होगा तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है, बहुत सारा एयर से वाटर बन सकता है, बहुत सारा मीथेन, यानी कि अगर लार्ज लेवल पे इनका डेवलपमेंट्स होगा तो ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे सोसाइटी को। एज इंडस्ट्रीज कन्फ्रंट क्लाइमेट चेंज एंड स्कार्स रिसोर्सेज, MOFs exemplify chemistry's power to reimagine sustainability atom by atom। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आजकल की इंडस्ट्री को कन्फ्रंट मतलब सामना करना पड़ रहा है किसका, क्लाइमेट चेंज का और रिसोर्सेज की कमी का। स्कार्स मतलब भारी कमी, रिसोर्सेज का जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं प्रोड्यूस करने के लिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, सामान हैं जिनसे कुछ बनता हो, वो उनकी कमी आ रही है। चाहे पानी की आप देख लीजिए, पानी से अगर किसी इंडस्ट्री में पानी से आप कपड़े बनाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है पानी का यूज़, तमाम लेदर इंडस्ट्री में पानी का यूज़ है, तो वहाँ पे उस रिसोर्स का स्कार्स है, कमी है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को क्लाइमेट चेंज का भी सामना करना पड़ रहा है। एक क्लाइमेट चेंज की वजह से सरकार नियम बनाती है और उन नियमों का इनको पालन करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नाम की डिस्कवरी या इन्वेंशन है, वो केमिस्ट्री के उस एबिलिटी को, केमिस्ट्री की उस क्षमता को, पावर को, शक्ति को, जो सस्टेनेबिलिटी को फिर से सोच सकती है, उसको उसका एक एग्जाम्पल बन के उभर के। एग्जाम्पलीफाई मतलब कि टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी चीज़ का उदाहरण है। MOF उस चीज़ का उदाहरण है जिसका कि केमिस्ट्री की जो क्षमता है कि सस्टेनेबिलिटी को फिर से सोच रही है, एटम बाय एटम, एक एक एटम से केमिस्ट्री की जो शक्ति है सस्टेनेबिलिटी का। जैसे अब ये डिस्कवरी है तो ये डिस्कवरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही तो काम आएगी। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल गोल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी है, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये केमिस्ट्री की ही एबिलिटी है कि जो MOF है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इमेजिन कर सकता है। द रूट्स ऑफ दिस ईयर्स केमिस्ट्री नोबेल प्राइज अवार्डेड टू द डेवलपर्स ऑफ MOFs। ऑब्वियसली इन्हीं लोगों के डेवलपर्स को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। लेकिन ये गो बैक टू द 1980, जो कि 1980 के समय पे जाता है, यानी कि आज की अचानक की डिस्कवरी नहीं है। इसके बैकग्राउंड में कुछ कुछ और डेवलपमेंट्स हुए थे, उन पे हम नज़र डालते हैं। सो गो बैक टू 1980s when Richard Robson, then at the University of Melbourne, wondered whether molecular architecture could be designed rather than found। तो रिचर्ड रॉब्सन ने इस चीज़ पे सोचा, वंडर्ड का मतलब वो चकित हुए इस चीज़ को सोच के कि मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर क्या बनाए भी जा सकते हैं या सिर्फ प्रकृति में मिलेंगे ही, या सिर्फ कैन बी फाउंड, या सिर्फ मिलेंगे, या मैं भी अपनी तरफ से कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ। इंस्पायर्ड बाय ए बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज्ड फॉर टीचिंग। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है जो केमिस्ट्री बढ़ाने के लिए, वो बॉल एंड स्टिक मॉडल जो होती है, सो उसको उन्होंने ही कंबाइंड कॉपर आयन विद एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुज 4 ends बोर नाइट्राइल ग्रुप। तो उन्होंने कॉपर आयन लिया होगा और उसके साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिया जिसके चारों कोनों पर, जैसे मान लो हम अगर ये ऐसा कुछ इमेजिन करते 2 डायमेंशन में, तो यहाँ पे चारों एंड पे नाइट्राइल ग्रुप लगा था। नाइट्राइल ग्रुप का मतलब होता है RCN। ये अल्काइल ग्रुप है, वही जो कार्बन वाले होते हैं CH4 CH3 ऐसे करके, अल्केन अल्काइल ग्रुप वाला उसको R बोलते हैं, और C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन। तो RCN चारों तरफ जुड़ा था। इस तरह से उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो MOF जैसा कुछ बना, ठीक। तो ये उन्होंने पहले इमेजिन किया कि भाई हम सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स फाउंड ही करेंगे कि हमको जब पता चलेगा कि ये ऐसा ऐसा होता है नेचर में, तभी कि हम खुद से कुछ बना सकते हैं कुछ। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए कॉपर आयंस को ले करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ। Contrary to expectation, the ingredients self-assembled into an ordered diamond-like crystal loaded with empty cavities। उन्होंने ये सोचा था कि हम इसको बनाएंगे और इसमें एक मेहनत का काम है, बट जो अपने आप जो इंग्रेडिएंट्स थे, इंग्रेडिएंट्स मतलब बेसिक मटेरियल्स, वो सामान जिससे हम कुछ बना रहे हैं,
इंग्रेडिएंट्स खुद ही अपने आप सेल्फ असेंबल्ड, मतलब अपने आप तैयार हो गए, अपने आप जुड़ गए, एक ऑर्डर्ड डायमंड लाइक क्रिस्टल लोडेड, ठीक है, कि अपने आप कि मैंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में कर रहा था जब मैं कॉपर को लिया होगा उन्होंने और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, तो उन्होंने ये देखा कि कॉपर के साथ अपने आप एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर में कॉपर के साथ वो मॉलिक्यूल जुड़ गए, वो जिनके साथ आरसीएन यानी नाइट्राइल ग्रुप लगा था, वो अपने आप जुड़ जुड़ के एक डायमंड की तरह, जो डायमंड का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसे, है ना, 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल बिल्कुल क्रिस्टलाइज, बिल्कुल ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, उस तरीके से बन गए और बीच में अपने आप स्पेस छोड़ दिए थे। यानी कि बिल्कुल एमओएफ के जो आज इमेजिनेशन है वैसा कुछ बन के तैयार हो गया। सुसुमु कितागावा वर्किंग इन जापान picked up on the same spirit and made a breakthrough in 1997 when he built a 3D framework of cobalt, nickel and zinc ions linked with bipyridine molecules। बस यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली ये बता दिया कि क्या हुआ कि सुसुमु कितागावा ने ये किया कि उसी स्पिरिट मतलब उन्हीं की उस जज्बे को लेकर के 1997 में एक ब्रेक थ्रू दिया, मतलब एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिया। सडन डिस्कवरी इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी दी जब उन्होंने 3D फ्रेमवर्क बनाया, किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, निकल के साथ, जिंक के साथ, बाइपिरिडीन स्ट्रक्चर को मिला। हम सब जानते हैं कि पिरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब बाइपिरिडीन का मतलब है कि यहाँ से एक और जोड़ दो तो बाइपिरिडीन तैयार हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। तो ये ग्रुप को जब उन्होंने कोबाल्ट, निकल या जिंक के साथ जोड़ा तो जो यहाँ पे बन रहा था कैविटी और इंटरनल स्पेस, वही और अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया, उसमें और अच्छे तरीके से स्पेस और अरेंज्ड हो गए और इफेक्टिव साबित हुआ, ठीक, अलाउिंग दीज गैप्स बिटवीन दीज एटम्स टू होल्ड एंड रिलीज गैसेज एज रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर वो भी एबिलिटी थी कि ये जितनी ज़रूरत है उतनी इनके एटम्स उतने गैसेस को गैप में फिल कर सकते थे, ज़रूरत पड़ने पर रिलीज़ कर सकते थे। In 1998, he also proposed that MOFs could be made of soft solid that breathed as other molecule moved in and out। तो इन्होंने ये देखा कि 1998 में इन्होंने ये प्रपोज किया कि MOFs could be made of soft solids, जो ऐसे सॉलिड मटेरियल जो सॉफ्ट हो, वही स्पंज के तरीके से, जो हमने कहा कि पोरस होने चाहिए, सॉफ्ट सॉलिड्स दैट ब्रीथ्ड, जो ब्रीथ कम, इनके मटेरियल के ब्रीथ करने का मतलब है कि दबाएं तो दब जाए और रिलीज़ करे अपने आप को, तो दैट्स फील लाइक कि डायफ्राम ब्रीथ कर रहा है। एज अदर मॉलिक्यूल्स मूव्ड इन एंड आउट, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो रिलीज़ करेगा और जब हम उसको छोड़ देंगे अपने वापस कंडीशन में तो वो मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके का उसको हम प्रपोज कर रहे हैं कि ये ब्रीथ करेगा, ऐसे हम सॉफ्ट सॉलिड से MOF बना रहे हैं। मीनवाइल इन द US, Omar Yakshi was dissatisfied with the trial and error of conventional reactions and pioneered reticular chemistry। तो जो कुछ एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है किसी मेटल का या किसी एलिमेंट का, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का, उसकी जो स्टडी है वो रेटिकुलर केमिस्ट्री के अंदर आती है। तो उन्होंने रेटिकुलर केमिस्ट्री में पॉइनियरिंग की, उसको पॉइनियर मतलब कि उन्होंने उसको एक तरीके से उसको मजबूत किया, उसको जन्म दिया। ही कॉइंड दैट रेटिकुलर केमिस्ट्री कि भाई तुम ट्रायल और एरर कर रहे हो, कोई आ रहा है 1997 में बोल रहा है ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और इसको इस तरीके से बेटर बनाएंगे तो ये ऐसा बेटर हो जाएगा। तो कन्वेंशनल रिएक्शंस चल रहे थे कि ऐसा जिंक लेते हैं तो कोबाल्ट लेते हैं तो ऐसा होगा, ट्रायल एंड एरर चल रहा था कि भाई कोशिश कर रहे थे, और ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है कि हम ये कोशिश करेंगे, हो सकता है बन जाए, ट्रायल एंड एरर मेथड लगा रहे थे। तो उन्होंने रेटिकुलर केमिस्ट्री बना दी कि भाई पहले मेटल्स के अरेंजमेंट की स्टडी ही करते हैं, देखते हैं कि कैसे बिहेव करेगा, तो क्या बेस्ट तरीका निकल के आ सकता है, तो ये रेटिकुलर केमिस्ट्री बना दी। तो विथ विच ही असेंबल्ड प्रीडिटरमिन्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स इनटू ऑर्डर नेटवर्क, जो पहले से बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो उन साइंटिस्ट ने बनाए थे, उसको एक ऑर्डर नेटवर्क्स में बैठाना शुरू किया। भाई एक देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके से हम बैठाएं, एक क्रिस्टल लैटिस बनाएं, लैटिस का मतलब है अरेंजमेंट्स ऑफ दोज कोऑर्डिनेटेड एलिमेंट्स, उनको हम कहाँ कैसे अरेंज करें कि बेस्ट तरीके से वो स्पेस दे सकते हैं, बेस्ट तरीके से वो काम आ सकते हैं, बड़े लेवल पे उनको इंडस्ट्रियली अप्लाई किया जा सकता है। हिज फर्स्ट फ्रेमवर्क रिपोर्टेड इन 1995 वर रोबस्ट 2 डायमेंशनल नेट्स, 2 डायमेंशनल जाली की तरह उन्होंने बनाया था बिल्कुल। बाई 1999 ही अनवील्ड, उन्होंने उस चीज़ पे पर्दा उठाया
दुनिया को दिखाया कि MOF5 ए जिंक बेस्ड क्यूबिक लैटिस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी एंड सरफेस एरिया, जो कि मैंने वही कहा कि वो आप ट्रायल एरर लगा रहे थे कि इससे बेटर ये, इससे बेटर ये, इससे बेटर है कि आप एक मेटल के स्ट्रक्चर की स्टडी करिए और उससे ही पता लगाइए कि बेस्ट तरीका अरेंजमेंट का क्या हो सकता है। तो MOF5 लेकर के आए उमर यागची, और उन्होंने ये दिखाया कि जिंक के साथ अगर हम क्यूबिक लैटिस बनाते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा और मेटल कौन सा यूज़ होगा, जिंक, तो हमने देखा कि स्टेबिलिटी भी है और सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो ए फ्यू ग्राम्स कंटेंड दी इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ एन एंटायर फुटबॉल फील्ड, कुछ ग्राम से ही अगर हम ये वाला इस बेसिस पे सिर्फ थोड़े से ग्राम से बनाते हैं तो उसके अंदर पूरे सरफेस एरिया जो फुटबॉल फील्ड है उतनी बड़ी चीज़ों में एयर या उतनी बड़ी चीज़ों में वाटर समाहित हो सकती है, बड़ी बात है। हिज अप्रोच अलाउड इंटायर फैमिलीज ऑफ रिलेटेड MOF टू बी डिज़ाइन सिस्टमेटिकली। अब इसके पहले जो ट्रायल एंड एरर कन्वेंशनल मेथड चल रहा था MOFs के, अलग अलग MOFs के, उन्होंने सारे के सारे जो उनका अप्रोच था उसकी वजह से जितने भी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स बने थे उन चीज़ों को सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया कि भाई इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो सारे के सारे जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हैं वो बेटर हो सकते हैं। दस रॉबसन, कितागावा and Yakchi established a new grammar of matter that allowed others to create thousands of MOS, some of which moved from prototypes to industrial reactors and semiconductor manufacturing lines। देखिए यहाँ पे ग्रामर का मतलब है स्ट्रक्चर बनाया, एक फ्रेमवर्क बनाया कि जो कितागावा और याक्ची ने मिल करके एक नए मैटर के स्ट्रक्चर को ऐसा इस्टेब्लिश किया, ऐसा पुनः स्थापित किया कि उससे थाउजेंड्स ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बन सकते हैं। जैसे पहले वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जिन चीज़ों से बना रहे थे, जिंक और जिंक बेस्ड क्यूबिक लैटिस यानी जिंक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, उस चीज़ को उन्होंने उस पर एक नए तरीके से जो उसका फिर से उस चीज़ को कि जिंक पे और मॉलिक्यूल पे काम करके उसको सबको अवेलेबल कराया कि ये चीज़ जो है इनसे सबसे सिस्टमेटिकली MOFs बन सकते हैं जो कि इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो ना सिर्फ वो प्रोटोटाइप ही रहे, मतलब किसी भी आपने प्रोटोटाइप वर्ड सुना होगा कि पहले किसी कार का प्रोटोटाइप बनाते हैं, उस पर टेस्टिंग करते हैं और उसको दुनिया के सामने दिखाते हैं, उसका लॉन्च इवेंट होता है, फिर वो बोलते हैं ये तो प्रोटोटाइप है, इसके बाद कार आएगी, थोड़ा सा इसमें इस पर रिसर्च होगा, ये बन के तैयार, अब इस पर रिसर्च होगा कि सेफ्टी कितना है और कितना ये फ्यूल लेती है, इसको जो रिसर्च करने के पर्पज़ से बनाते हैं प्रोटोटाइप होता है। तो प्रोटोटाइप से लेकर के इंडस्ट्रियल रिएक्टर्स तक गई, यानी कि प्रोटोटाइप तक सीमित नहीं रही, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, इतने इफेक्टिवली थे वो, ठीक है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में गए, किस तरीके से यूज़ आते हैं वी डोंट नो येट, मतलब उतना बारीकी में नहीं लिखा है, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि इनका यूज़ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी होता है। द रोड अहेड इज़ इवन मोर प्रॉमिसिंग बट ऑल्सो एग्जैक्टिंग मतलब कि थका देने वाला है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिस पे ज़्यादा अटेंशन और केयर चाहिए, ऐसा कोई प्रोसेस, तो उसको एग्जैक्टिंग बोलते हैं। द रोड अहेड इज इवन मोर प्रॉमिसिंग बट ऑल्सो एग्जैक्टिंग। रिसर्चर्स आर स्टिल वर्किंग टू मेक MOFs मोर ड्यूरेबल एंड रियल वर्ल्ड कंडीशन एंड चीपर टू प्रोड्यूस एट स्केल। भाई इंडिया में या मोस्ट ऑफ द टाइम सस्टेनेबिलिटी के लिए किन्हीं चीज़ों पे काम करना है, ड्यूरेबिलिटी पे और उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे, तभी तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो पाएगा। अदरवाइज किसी चीज़ को रैपिड स्केल पे डेवलप हम कैसे कर पाएंगे जब उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी और वो चीप नहीं होगा। तो दीज आर द टू एस्पेक्ट जिस पे साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग देम इनटू बैटरीज एंड कैटालिटिक फिल्टर्स फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्स इंजीनियरिंग एज फाइनली ट्यून्ड एज देयर केमिस्ट्री। तो जो बैटरीज एंड कैटालिटिक फिल्टर्स हैं, जो ज़रूरत है उनको बनाने के लिए, वो इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का भी नॉलेज लगेगा, उतना ही इंजीनियरिंग लगेगी जितनी ही केमिस्ट्री लगेगी। तो यहाँ पे दो सेक्टर्स का बहुत ही बढ़िया अमालगमेशन है इस चीज़ को बनाने में कि केमिस्ट्री के साथ साथ, यानी कि केमिस्ट्री के जो बहुत ही विद्वान लोग हैं उनके साथ साथ इंजीनियरिंग भी लगेगी, मटेरियल इंजीनियरिंग लगेगी, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री लगेगी। दीज आर द थिंग्स फॉर ऑल these achievements, however, the vision honored this year transcends any single material. Transcends मतलब जो आगे का रास्ता दिखाता हो कि भाई
However, the vision honored this year transcends any single material. इस साल का जो विजन है जिसको हमने सम्मान दिया MIFs के बनाने वालों को, तो एक सिंगल मटेरियल में ट्रांसेंड करती है, सिंगल मटेरियल को उसका सम्मान मिलता है. By showing that chemistry can design empty space as precisely as solid matter, the laureates जिनको अवार्ड मिलता है, the laureates built room not only for molecules बट फॉर इमेजिनेशन इटसेल्फ. इनका कहने का मतलब, ये लाइन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंक्लूजन है. ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री बाय शोइंग दैट केमिस्ट्री कैन डिज़ाइन एम्प्टी स्पेस एज प्रिसाइजली एज सॉलिड मैटर, कि केमिस्ट्री एम्प्टी स्पेस को भी डिज़ाइन कर सकती है सॉलिड मैटर के जैसे. जैसे सॉलिड मैटर तो ऑलरेडी एक आपके पास एक एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिसको अरेंज करना है, लेकिन केमिस्ट्री एम्प्टी स्पेस को भी डिज़ाइन कर सकती है. MIF में हमने देखा कि वो इंटरनल स्पेस के इफेक्टिवनेस को लेके लड़ाई हो रही थी कि भाई कितना बेटर हम बना सकते हैं. कि जिंक बेस्ड क्यूबिक लैटिस बनाया तो और इफेक्टिव सरफेस एरिया निकल के आया अंदर का. तो एम्प्टी स्पेस की डिज़ाइन में भी केमिस्ट्री दिखने को आ रही है. इतनी तक केमिस्ट्री पहुँच गई है. तो उन्होंने द लॉरिएट्स जिन्होंने जीता है, उन्होंने सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए रूम नहीं बनाया है, उन्होंने इमेजिनेशन के लिए भी एक कमरा बनाया है. मतलब कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं. दिस इज़ द लेवल ऑफ थिंकिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए सस्टेनेबल वर्ल्ड. इट्स अ ब्यूटीफुल कंक्लूजन. इसके साथ हमने ये देखा कि बहुत ही टेक्निकल सा एक इतना इजी नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना. केमिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज भी चाहिए इसको समझने में. अ बिट टिपिकल आर्टिकल अबाउट MIF, बट बहुत ज़्यादा था इसमें सीखने को और बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा भी गया था. चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन हो, जो नॉलेज है वो बीच में एक लेमैन भी, एक जो नॉन केमिस्ट्री के बैकग्राउंड का भी है, वो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएगा तो समझ पाएगा कि एक्चुअली काम हो किस पे रहा है और चाहते क्या है करना है. What they all want to do is to fight climate change with you knowledge of chemistry, and that's what they are trying to do, कि make a material जिसके अंदर एक इंटरनल स्पेस है और वो इस पोरस मटेरियल है जो कि स्पंज की तरह काम करेगा, जो पोल्यूशन को या ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा और एयर को भी ट्रैप कर सकता है, जिसको बाद में पानी बनाया जा सकता है, H2O में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूज़ ऑफ केमिस्ट्री इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हम कुछ वोकैब देख लेते हैं आज की द हिंदू से. गिव मी अ मिनट. तो हम वो कैब देख लेते हैं आज के द हिंदू में. कुछ वो कैब थे, जैसे एक वर्ड था रूथलेस. टू हैविंग और शोइंग नो पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स. रूथलेस का मतलब एक तरीके से निर्दयी हो सकता है यहाँ पे, और इसका सिनोनिम्स मर्सीलेस, क्रूअल, रिलेंटलेस. 3 सिनोनिम्स हमने दिए हैं, 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स हमने डाला है. तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि रूथलेस का मतलब, अगर हम क्रूअल वर्ड हमको पता है तो हम रूथलेस से जोड़ सकते हैं कि क्रूअल टाइप का वर्ड है, और इसके सारे के सारे एंटोनिम अच्छे वर्ड्स होंगे, जैसे कंपैशनेट, काइंड और ह्यूमेन. ह्यूमेन कंडीशन हमने वर्ड सुना होगा. ह्यूमेन कंडीशन मतलब मानव के लायक स्थिति, उनके जीने के लायक, उनके रहने के लायक. तो इससे ऐड कर सकते हैं. डिस्पोजिशन. पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना या साथ रखना, पोजीशन. और डिस्पोजिशन का मतलब हो जाएगा कि द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समवन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी और पोजीशन. जो भी उसके पास सामान है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई मटेरियल चीज़ें हो, उससे उस चीज़ को डिप्राइव करना. डिप्राइव मतलब उससे उस चीज़ को छीन लेना. तो एक वर्ड डिप्रीवेशन ही हो जाएगा. तो डिप्राइविंग समवन डिप्रीवेशन ही वर्ड है. एविक्शन, वहाँ से निकाल देना, वो भी डिस्पोजिशन हो सकता है. भाई उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिए, उसको छीन लिए, तो एविक्शन भी हो सकता है. कॉन्फिस्केशन, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लिए तो भी उसके पास नहीं रह जाएगा. तो दीज आर द वर्ड दैट कैन बी सिनोनिम्स ऑफ डिस्पोजिशंस. और इसका उल्टा कि भाई जब मालिक बन जाओगे
तो वो चीज़ आपके पास है, तो ओनरशिप, पोजेशन, यही वर्ड आ जाएगा। और रिटेंशन मतलब जो आपने पुनः प्राप्त कर लिया। फिर एक वर्ड आता है रिफ्रेन, जिसके साथ फ्रॉम लगता है। हमने देखा है कि भाई रिपीटेड फ्रेज और आइडिया ऑल्सो टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि एब्सटेन, डिसिस्ट, सीज टू ऑपरेट। आपने सुना होगा कि सीज टू ऑपरेट मतलब काम करने से पीछे हट गए, छोड़ दिए, सीज टू ऑपरेट। इंडल्ज अब मतलब इन्वॉल्व होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व होना। कंटिन्यू मतलब उस चीज़ को जारी रखना। परसिस्ट मतलब लगे रहना। तो ये उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये भी देखते चलिए कि किस वर्ड के साथ क्या लगता है, वो पार्ट्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये पढ़ते पढ़ते ही आएगा। रेजिलियंस अच्छा वर्ड है, ह्यूमन क्वालिटी है। एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टी और सेटबैक्स। एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, आपने सुना होगा उसको क्या चाहिए, रेजिलियंस। पता चला आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर भी मेरिट आउट हो गया, फिर भी लगना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई कोई इंटरव्यू दिया उसका ना हुआ, फिर भी लगना है, बट लगना है बिकॉज अगली बार फिर चांस है। तो रेजिलियंस दिखाना पड़ता है। टफनेस, इंड्योरेंस, इलास्टिसिटी दिखाना पड़ता है। आपके अंदर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब होना चाहिए। उसकी एंटोनिम हो जाएगी वीकनेस, फ्रेजिलिटी, जो जल्दी टूट जाए। रिजिडिटी, जो बहुत ही कड़ा होता है, कोई चीज़ जो प्लास्टिक बहुत ही कड़ी होती है वो जल्दी टूट जाती है, डिस्पाइट की जो लचीला होता है वो नहीं टूटता उतना। तो इलास्टिक का उल्टा रिजिडिटी आप दिखाएंगे, यानी कि आपके स्वभाव में बहुत कड़कपन होगा, आपके अंदर क्रुअलिटी होगी, तो आप टूट जल्दी जाएंगे। जिसके अंदर डेप्थ होता है, जिसके अंदर रेजिलियंस होता है, वो इलास्टिक होता है। पोलराइजेशन, आपने वर्ड सुना होगा कि सोसाइटी पोलराइज हो रही है, यानी कि एक लाइन है, एक लोग इसके इधर जी रहे हैं, एक इधर जी रहे हैं। लोग डिफरेंट आइडियाज़ के साथ जी रहे हैं और बहुत एक्सट्रीम बना लिए उस चीज़ को। तो डिवीजन इनटू टू शार्पली कंट्रास्टिंग ग्रुपिंग्स और ओपिनियंस, वही मतलब निकला। तो डिवीजन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। कि भाई हमने बोला कि इसमें टूट गए। पहले सोसाइटी में क्या था, ऐसे था समाज, हम सोसाइटी में ऐसे रहते थे, सब सुंदरता से अच्छे से। एक लाइन खिंच गई, फ्रेगमेंटेड हो गया, ये सेपरेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एक ही वर्ड है। अब इसको हटा देंगे ये लाइन, तो फिर से यूनिटी आ गई। सोसाइटी में नोकझोंक होती रहती है, फिर भी साथ में रहते हैं, वो शब्द का मतलब हार्मनी हो गया। सब सहमति से रहते हैं, तो कंसेंसस हो गया। ऑपरेशन का मतलब प्रोलॉन्ग्ड, क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट और कंट्रोल। आपने देखा होगा कि अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि किसी भी सोसाइटी के साथ ऑपरेशन किया गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ज्यूज़ के साथ जर्मनी में ऑपरेशन हुआ कि उनको कैंप में रखा गया, उनको जिंदा जलाया गया। तो दीज आर दी थिंग्स विच इज़ ऑपरेशन। उसका सिनोनिम टिरेनी। अगेन वो जो जर्मनी का वो जो लीडर था, उसने क्या तानाशाही दिखाई, तो ऑपरेशन का मतलब टिरेनी भी हो सकता है। सब्जुगेशन, दबाना। परसिक्यूशन मतलब मार देना। इसका उल्टा ऑब्वियसली फ्रीडम, लिबर्टी, एमेंसिपेशन, आज़ादी, ऐसे सब उसके एंटोनिम हो जाएंगे। इमिनेंट का मतलब अबाउट टू हैपन, लाइकली टू अपर वेरी सून। इमिनेंट, कोई चीज़ इमिनेंट है मतलब होने वाली। इम्पेंडिंग, जो अभी तो जस्ट होने ही वाली है। अप्रोचिंग, बस आने ही वाली। फोर्थ कमिंग, आने ही वाली। सब एक ही जैसे वर्ड है। डिस्टेंट, अभी दूर है। डिलेड, अभी नहीं होगा। रिमोट, दूर है। ये वर्ड्स उसके एंटोनिम हो जाएंगे। एलिविएट का मतलब आपने सुना होगा कि पॉवर्टी से एलिविएट करना है समाज को, कि भाई गरीबी से अपलिफ्ट करना है। टू मेक अ प्रॉब्लम और सफरिंग लेस सीवियर, थोड़ा सा कम करना है उसकी जो उसका दुख है उसको कम करना है, ईज़ करना है, दूर करना, मिटिगेट करना, रिलीव करना है। बुरा हो जाएगा कि भाई वर्सन करना है, इंटेंसिफाई करना है, अग्रावेट करना है। तो एलिविएट और अग्रावेट दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। एलिविएट पॉजिटिव वर्ड है, इसका सिनोनिम होता है किसी चीज़ को लेस सीवियर करना। एग्रावेट का मतलब किसी स्थिति को और बुरा कर देना, किसी स्थिति को और बुरा कर देना। अग्रावेट, एग्रेसिव वर्ड से याद रखिए, इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। एग्रेसिव से याद रखिए, एग्रावेट इट्स नेगेटिव। एग्रेसिव में और वेट आ गया, एग्रावेट, तो और सीवियर बना देना प्रॉब्लम। एलिविएट मतलब ऊपर की याद रखिए कि इस चीज़ को लेस सीवियर करना।
प्रोजिनेटर मतलब ए पर्सन और थिंग फ्रॉम विच समथिंग ओरिजिनेट्स या एंसेस्टर। तो एंसेस्टर हुआ भाई हमारे दादाजी हैं, वो प्रोजिनेटर हैं किसके, हमारे पिताजी के, और हमारे लिए क्योंकि हमारे पिताजी ने फिर हमको जन्म दिया तो वो प्रोजिनेटर थे। हमारी आज की जो फैमिली चल रही है 3 पीढ़ी की, उसके प्रोजिनेटर हमारे दादाजी थे। फोर फादर प्रोजिनेटर, तो ये उसका सिनोनिम होगा। इसका एंटोनिम में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिसेंडेंट, सक्सेसर या फॉलोअर, वो प्रोजिनेटर नहीं है। हम उनके फॉलो, हम उनके पास रहते हैं, फॉलो करते हैं, बट वो हमारे प्रोजिनेटर नहीं है, उन्होंने हमको जन्म नहीं दिया। तो ये याद रखना है। कोई गद्दी हमको मिल गई, हम उसके सक्सेसर हैं, लेकिन वो हमको जरूरी नहीं है उनको जन्म दी, वो हमको जन्मदाता नहीं। तो सक्सेसर, फॉलोअर, डिसेंडेंट्स, दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर एंटोनिम्स ऑफ प्रोजिनेटर। कॉन्स्पिकुअस का मतलब है इजीली विजिबल और अट्रैक्टिंग नोटिस और अटेंशन। नोट तो इसका वर्ड हो जाएगा नोटिसेबल, प्रोमिनेंट, स्ट्राइकिंग। ऑब्सक्योर, हिडन, इनकॉन्स्पिकुअस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कॉन्स्पिकुअस ये वर्ड याद रखना है कि इजीली विजिबल और अट्रैक्टिंग नोटिस और अटेंशन। तो नोटिसेबल, कोई चीज़ जो नोटिसेबल होगी अपने आप में एक वर्ड है, तो ये याद रखना चाहिए कि भाई नोटिस करने की जो कोई चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है, नोटिस करवा रही है, तो वो नोटिसेबल हो गई। स्ट्राइकिंग हो गई, स्ट्राइक कर रही है कोई चीज़ देख के, हमको स्ट्राइक किया, हमने जब ये एडवर्टीज़मेंट देखा तो हमको कुछ स्ट्राइक किया, ये याद आया, कुछ दिमाग में चमका। तो प्रोमिनेंट जो प्रबल है, जो उसकी एक एम्फेसिस डाल रहा है, तो ये शब्द हैं जो कॉन्स्पिकुअस के सिनोनिम्स है। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। इसमें 5 या 10 वो गैप थे आई थिंक, और उसके 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम थे। तो 10, 3, तो वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं, बट मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होती हैं। तो बस एक रीडिंग हैबिट बनानी है और बार बार उन चीज़ों को देखना है कि कैसे ये एक्चुअली इसका सिनोनिम और एंटोनिम बना। लेट मी सी दिस, लेट मी विजुलाइज दिस। तो प्लीज़ रीड एंड विजुलाइज, दीज आर द 2 important thing to keep in mind. चलो, ऑल द बेस्ट।